नमस्कार विद्यार्थियों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समनड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास खंड अध्याय 3 में नास्तिकवाद और हिटलर। आज का टॉपिक है हिटलर का उदय। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद में मित्र राष्ट्र द्वारा हिटलर यानी जर्मनी के साथ में जो व्यवहार किया गया और उसके बाद में जिस तरह के जर्मनी के अंदर हालात बने और उन एक राजनीतिक शून्य को पूरा करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी और इस शून्य को पूरा करने का काम हिटलर ने किया। उस समय जर्मनी में अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1879 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद में उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो संदेश लेके जाते थे, डाकिया जिसको हम कहते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पोरल। और उसको बहादुरी के लिए कुछ तगमे भी हासिल हुए। जर्मन सेना की पराजय ने उसे हिलाकर रख दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया था। 1912 में वो जर्मनी चला गया। सितंबर सन 1919 में हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी की स्थापना की। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का नाम दिया। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नास्ती राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी का जो दौर आया 1930 के शुरुआत में, 1929 महामंदी के दौरान नास्तिकवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नास्ती प्रोपेगेंडे का मतलब होता है कि इस तरह से प्रचार करना
जिसमें लोगों को एक बेहतर उम्मीद दिखाई दे, और इस तरह से पोस्टर प्रतीकों का इस्तेमाल करना। 1929 में नास्ती पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% मत मिले। 1932 तक आते आते 1932 आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 36% मत मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, अपनी भाषण कला में निपुण था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उनका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नास्तियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक, सफ़ेद लाल झंडे, जो हमारे हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक होता है, ये होता है स्वास्तिक। ये नाजी पार्टी के झंडे में एक चिन्ह था। नास्ती सैल्यूट और भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। विद्यार्थियों, नास्तियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को वह ये सभी बेहद आकर्षक दिखाई देती थी, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। चांसलर का पद सबसे, जैसे हमारे संसदीय इतिहास में प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली होता है, तो जर्मनी के राजनीति में चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली होता है। तब तक नास्ती पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के लिए नास्ती पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संरचना और संस्थाओं, जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी और संस्थाओं को बंद करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों, फरवरी माह में जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित कर दिया गया। विद्यार्थियों, 3 मार्च सन 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार नियम द्वारा तानाशाही स्थापित की। हिटलर ने एक साम्राज्य
एक नेता का नारा दिया तथा राइनलैंड, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में उनको बंद कर दिया, जिनको डिटेंशन कैंप भी कहते हैं, डिटेन करते हैं। इन्हें नज़रबंद किया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूससेल्डोर्फ शहर से गिरफ्तार किए गए। लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नास्तियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नास्ती शासनकाल ने कुल 52 किस्म के लोगों का उन्होंने दमन किया, जिसमें यहूदी थे, जिप्सी थे और अपंग जो थे। हिटलर का एक ही नारा था कि सशक्त जन, सशक्त देश। देश के अंदर कोई अपंग वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध विशुद्ध नस्ल का, यानी जर्मन आर्यन, नॉर्डिक जर्मन आर्य होना चाहिए और उनके अलावा जो भी है उनको, उनके वंशज को ख़त्म कर दो और पूरे समाज पे सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यों का ही कब्जा रहे। उसने पूरे समाज पर विशेष सुरक्षा निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए। पहले से मौजूद हरिवर्दीधारी पुलिस और स्ट्रॉप ट्रूपर्स यानी एसए के अलावा गेस्टापो, गुप्त राज्य पुलिस, एसए, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब और अवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नास्ती राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणागरों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यंत्रणागरों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई से देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों को निरंकुश बना दिया था। विद्यार्थियों, उस समय महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो जर्मनी थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ से उनको देश छोड़ना पड़ा और दूसरे देश में उनको शरण लेनी पड़ी। पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेवारी अर्थशास्त्री वाल्मार शाक्त को दी। उनका वित्त मंत्री था। शाक्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी, जिनके पीछे वाल्मार शाक्त का योजना थी। शाक्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न करें, क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा था। लेकिन नास्ती जर्मनी में एहतियातमंद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाक्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध को अंतिम हथियार बनाया। विद्यार्थियों, विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ दिया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बना था।
1937 ईस्वी में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया, फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसने इंग्लैंड को भी खामोश समर्थन मिल रहा था। इंग्लैंड भी इस मामले में चुप था क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी इन मिली कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीयत अब पलटने वाली है। वह राष्ट्रीय सीमाओं का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी अब उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों ने नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। हिटलर का सपना था पूर्वी यूरोप को जीतने पर केंद्रित था। जून 1441 ईस्वी में उसने सोवियत संघ पर हमला किया और ये हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चे पर ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मन सेना को नाकों चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर लिया। सोवियत लाल सैनिकों के पीछे हटते ही जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा गया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी तक समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता जा रहा था। अमेरिका की कूटनीतिक चालाकी थी, जैसा उसने पहला विश्व युद्ध में भी किया। वह चाहता था कि युद्ध में निर्णायक मोड़ पे वो भाग ले। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रांस इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो जब अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और ये युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहरों पर अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने परमाणु बम गिराए और इस महाविनाशकारी हमले के साथ
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम फिर एक बार हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं और ये युद्ध के दौरान नास्ती जुल्मों की कहानी है। विद्यार्थियों, इस बीच कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे कंसंट्रेशन कैंप, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कंटीले तारों से घिरे हुए रहते थे। प्रोपेगेंडा यानी आडंबर प्रसार, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रसार, जिसमें पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से प्रचार किया जाता है और जनमत को प्रभावित किया जाता है। कुछ खास महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाएं। 1899 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। 1 अगस्त सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 9 नवंबर सन 1918 ईस्वी में जर्मनी की पराजय एवं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और इसके साथ में जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना भी हुई। 28 जून सन 1919 जर्मनी का वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करना। सन 1922 ईस्वी नास्ती युद्ध लीग का गठन किया गया। 30 जनवरी सन 1933 ईस्वी हिटलर का जर्मन चांसलर बनना। इत्यादि कुछ घटनाएं थी। विद्यार्थियों, हिटलर ने किस प्रकार जर्मनी के अंदर नाजीवाद का प्रचार किया? नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह के मूल्य मान्यताओं पर एक तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नास्ती विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। उनके इस ब्लॉन्ड नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति का व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीविकता सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदली हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था जिसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नास्तियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी
आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू था लेबेंसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा और नए इलाकों में बसने वाले को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह के जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस अवधारणा की पहली प्रयोगशाला बना। विद्यार्थियों, 1930 तक आते आते नास्तिवाद को लोकप्रियता क्यों मिली? पहला, जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता। हिटलर के उत्थान से पूर्व जर्मनी पर वाइमर गणराज्य का शासन था। इसके शासन काल में देश में बेरोजगारी एवं कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे सेना में असंतोष फैल गया। हिटलर ने ऐसी स्थिति का पूरा लाभ उठाया। उसने जर्मनी की जनता को विश्वास दिलाया कि वह राष्ट्र का खोया हुआ सम्मान पुनः हासिल लाएगा। जर्मनी की भी समस्याओं का समाधान करके वह उसे विश्व की नई महाशक्ति बनाएगा। दूसरा, जर्मन जनता का प्रजातंत्र में अविश्वास। जर्मनी के लोगों का स्वभाव से ही प्रजातंत्र में विश्वास नहीं था। प्रजातंत्र उनकी सभ्यता और परंपराओं के विरुद्ध था। वे पार्लियामेंट्री संस्थाओं एवं उनके क्रियाकलापों को समझने में असमर्थ थे। अतः जर्मनी में वाइमर संविधान बड़े प्रतिकूल वातावरण में लागू हुआ, जिसका सफल होना भी संभव नहीं था। अतः वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति नास्तिक दल के विकास और हिटलर के अधिनायकवाद बनने में सहायक हुई। तीसरा पॉइंट था आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में जर्मनी को अपार एवं जन धन की हानि उठानी पड़ी। इसके शहर एवं कस्बे, व्यापार एवं वाणिज्य, कारखानों एवं उद्योगों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। सन 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी ने जर्मनी को आर्थिक स्थिति पर और बुरा प्रभाव डाला। जर्मनी की गणतंत्रीय सरकार देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में पूर्ण विफल रही थी। चौथा पॉइंट था हिटलर के व्यक्तित्व का प्रभाव। हिटलर एक असाधारण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। वह उच्च कोटि का ओजस्वी वक्ता एवं साम्यवाद का कट्टर आलोचक था। उसने अपने देश की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि यदि वह सत्ता में आया तो अपने राष्ट्र को स्वाभिमान तथा सम्मान दिलाएगा। इसके परिणाम स्वरूप नास्ति दल अधिक लोकप्रिय होता गया और उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। 5वां पॉइंट था साम्यवाद का खतरा। जर्मनी में साम्यवाद का प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। जर्मनी में साम्यवादियों ने सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के अनुरूप क्रांति करने का प्रयास किया। साम्यवादी विचारधारा जर्मनी की राष्ट्रीयताओं के लिए बड़ा खतरा थी। इस कारण जर्मन पूंजीवादियों ने हिटलर की नास्तिक पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप एक विशाल जनसमूह श्रमिक साम्यवाद के खतरों से बचने के लिए नास्ति दल में सम्मिलित हो गया। छठा और अंतिम पॉइंट था दलीय संघर्ष। दलीय संघर्ष से नास्तिवाद को लाभ हुआ।
जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल थे, जिसमें साम्यवादी, प्रजातंत्रवादी, राष्ट्रवादी और समाजवादी प्रमुख थे। प्रत्येक राजनीतिक दल ने शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। सन 1919 ईस्वी से ही सन 1933 तक जर्मनी में गणतंत्र का इतिहास विभिन्न दलों का सत्तारूढ़ होने के लिए दलीय संघर्ष का इतिहास रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी की वहींबर गणतंत्रीय सरकार अत्यधिक कमजोर हो गई और नास्तिवाद को शासन करने का अच्छा मौका मिल गया। नास्तिक सोच के क्या पहलू थे विद्यार्थियों? नास्ति जातीय श्रेष्ठता से प्रेरित था। हिटलर का मानना था कि जर्मनी के लोग आर्य वंश हैं और उनका वंश ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए संपूर्ण विश्व पर शासन करने का नैतिक अधिकार केवल जर्मन लोगों को ही प्राप्त है। नास्तिक सोच एक निरंकुश एवं बर्बर तानाशाही विचारधारा थी, जो सभी प्रकार की प्रजातांत्रिक पद्धतियों की विरोधी थी। नास्तिवाद जर्मनी के साथ वर्षाय में हुए अपमान का बदला लेना चाहता था और वह जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। नास्तिवाद को अपने साम्राज्यवाद में वृद्धि करना चाहता था। नास्तिवाद उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद का विरोधी था। नास्तिवाद जर्मन यहूदियों को घृणा की दृष्टि से देखता था, क्योंकि हिटलर का मानना था कि यहूदियों के मन में जर्मनी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उन्हीं कारण जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार का मुख देखना पड़ा। इसलिए हिटलर यहूदियों का नाश करना चाहता था। विद्यार्थियों, इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं आपको करने हैं। सन 1930 तक आते आते जर्मनी में नास्तिवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? नास्तिक सोच के क्या खास पहलू थे? अभी मैंने बताया। हिटलर ने अपनी पहली नास्तिक सरकार का गठन कब किया था? 1933 में। चौथा प्रश्न है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? जब जापान ने पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था, तब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। इसी के साथ विद्यार्थियों, हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें तारीखें, महत्वपूर्ण शब्द, इसको भी याद करें। और कुछ डाउट हो तो आप डाउट क्लास में अवश्य आए। धन्यवाद।